हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएचसी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और बीती क्लास में किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से अपनी क्लास डिलीट हो गई थी। उसी क्लास को मैं रेगुलरली करूंगा और आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई, बीती क्लास में मेरे ख्याल से अपन ये क्वार्क सारणी बना रहे थे और क्वार्क सारणी बनाते बनाते ही किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास वहीं पे रुक गई। मैं बोलता गया और मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया। जब बाद में देखा तो पता चला कि यार क्लास तो चल ही नहीं रही है। तो अब उसका क्या करें? अब टेक्निकल इश्यू है, गुस्सा भी किस पे निकाले, फोन पे, तो फिर क्या होगा, है ना? तो दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो अब दोबारा से देखते हैं मेरे भाई। ये सारणी बनाई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब दोबारा से मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे अपन किसी पार्टिकल की बेरियन, जो पार्टिकल है उसकी क्वार्क संरचना निकालते हैं। सबसे पहले अपन लेने वाले हैं सिग्मा प्लस पार्टिकल। और अभी थोड़ी धूप है तो थोड़ा यार विजिबिलिटी में थोड़ा आपको ऐसा फर्क देखने को मिलेगा, तो प्लीज मैनेज कर लेना, क्योंकि अपना कोर्स वैसे ही पीछे चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आज मैं कैसे भी कर करा के आज अपन इस यूनिट 4 को कंप्लीट कर दें। क्योंकि अभी अपन को ना केवल नोट्स वाइज चीजों को देखना है, नोट्स तो लाएंगे ही लाएंगे, नोट्स तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूं बीएससी का जो सार्थ या पार्थ सॉल्यूशन, यानी बीते ईयर्स के 5-6 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीरीज चलाने वाला हूं। और बहुत जल्द, मैं बोल रहा हूं कि 2-3 दिन के अंतर्गत आपको वो सीरीज देखने को मिलेगी। और इससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी मेरे भाई, आप पूरे यूट्यूब को छान मारना, पूरे यूट्यूब को सर्च कर लेना, आपको सीक्वेंस से एक भी ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जिसमें ये सार्थ या पार्थी का सॉल्यूशन सीक्वेंस से कराया गया है, नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा ये सारा सिस्टम और बिल्कुल फ्री में, उसका 1 रुपए भी अपन चार्ज नहीं लेंगे। साथ ही साथ अपने नोट्स वाले यानी कंप्लीट यूनिट तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी जो मेरे भाई ऐसे हैं कि भाई हमें केवल सार्थ पढ़ना है, हमें केवल पार्थ पढ़ना है, वो आपकी एक भ्रांति है। मैं आपको बताऊं दोस्त, हाँ, सार्थ पार्थ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं सार्थ या पार्थ ही पढ़ लूं नोट्स के बजाय, तो वो केवल और केवल आपकी भ्रांति है, आपका माइंडसेट। 1-2 टॉपिक को छोड़ करके पूरे नोट्स ही आते हैं उस सार्थ या पार्थ में, कोई और कहीं से उठ करके नहीं आते हैं, नोट्सों में से ही बनता है। और मैं बोलता हूं कि 15-16 जो क्वेश्चन है वो पूरे नोट्स के लगभग टॉपिक्स वो कवर करके चलते हैं। लेकिन फिर भी अब आपकी इच्छा है तो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो 2-3 दिन के अंतर्गत जैसे अपनी 4th यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं कि कल तक इसको मैं सल्टा दूंगा कैसे भी करके, है ना? इस यूनिट को कल तक अपन सल्टा देंगे। अब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो इसके साथ साथ अपन इसका सार्थ या पार्थी सॉल्यूशन लॉन्च कर देंगे। 4th यूनिट जैसे जैसे इसका सार्थ या पार्थी सॉल्यूशन जो चलता जाएगा, फिर अपनी जैसे फर्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगी उसका सारथी सॉल्यूशन आपके बीच होगा। मतलब अपन पहले नोट्स वाइज, जो भी मेरे भाई बहन जो मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं, जो कंप्लीट बुक को पढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं, जो कंप्लीट नोट्स को पढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं, उनके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल सीरीज होने वाली है। उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत कुछ लाएंगे। अब की बार बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ अपन धनाधन धनाधन तरीके से आज अब की बार जो बीएससी के पेपर्स हैं उनको फोड़ेंगे। तो इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मेरी जितनी कोशिश रहेगी, जितना मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं वो मैं करूंगा। और बिल्कुल इसी YouTube चैनल के जरिए करेंगे। अपने पास तो वैसे तो कोई ऐप भी नहीं है कि बोले मैं अभी तो 2-3 लेक्चर लेऊंगा फिर मैं बोल दूंगा कि उस ऐप पे आ जाओ, इतने पैसे लगेंगे। फिलहाल के लिए तो मेरे पास कोई ऐप ही नहीं है यार, चैनल ही छोटा सा है तो ऐप कहाँ से आएगा? तो ऐसा तो आपके साथ होगा नहीं। और पढ़ाने से मुझे बहुत प्यार है तो पढ़ाना मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल लाएंगे, जो कहा है वो करेंगे, ठीक है? अभी अपन शुभारंभ कर लेते हैं लेक्चर का। वैसे भी अपने पास आज बहुत कुछ टॉपिक्स अपन को कवर अप करने हैं, बहुत कुछ का मतलब लगभग 2-3 टॉपिक अपन कवर करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको आवेश, बेरियन संख्या I3 और क्या चाहिए मेरे भाई बताओ? और क्या चाहिए अपन को? स्ट्रेंथनेस। सिग्मा प्लस की बात कर रहे हैं, आवेश +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा प्लस की बात चल रही है स्ट्रेंथनेस वाले पार्टिकल में, यानी स्ट्रेंथनेस कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी।
ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं क्यू के आधार पर। सबसे पहले अपन देखेंगे क्यू के आधार पर, क्यू के आधार पर, ओके, क्यू के आधार पर। अब वो टाइम गया जब अपन यहाँ क्यू यूं बात, अब अपने पास ये 10 हैं, इन 10 में से देखना है क्यू के आधार पर +1 वैल्यू निकल करके आनी चाहिए। इनमें किस किस में +1 वैल्यू आ रही है वो अपना क्यू के आधार पर क्वार्क संरचना होगी सिग्मा प्लस के लिए मेरे भाई। सबसे पहले मैं ट्रिपल यू के लिए देख लूं। ट्रिपल यू यानी क्यू के आधार पर देख रहे हो तो 2/3 प्लस में 2/3 प्लस में 2/3 यानी क्या हो गया 6/3 यानी 2 हो गया। अपन को चाहिए कितना मेरे भाई +1, मतलब ट्रिपल यू तो नहीं होगा, ट्रिपल यू तो क्या होगा नहीं होगा, तो ट्रिपल यू को अपन हटा देते हैं। फिर और क्या, सेकंड वाला कौन सा है, ट्रिपल डी है, सेकंड वाला है ट्रिपल डी। देखो ट्रिपल डी क्योंकि आधार पर ये माइनस का 1/3 -1/3 -1/3 तो माइनस का 3/3 यानी -1 होगा। ये कैसे हो पाएगा भाई, -1 भी नहीं होगा तो ये ट्रिपल डी भी नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं ट्रिपल एस, ट्रिपल एस बाई क्यू के आधार पर तो ये भी -1/3 -1/3 -1/3 नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं डब्ल्यू डी, मतलब ऐड ही करना है, मैं कुछ और काम नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे मैं तीनों को ऐड ही कर रहा हूं। यहाँ पे जो आपको कोई भी संरचना है क्वार्क संरचना में आपको देखने को मिले ना, दो चीजें आपस में जुड़ी हुई है, हो सकता है आपको गुणा के रूप में नजर आ रही हो सकता है चिपकी हुई नजर आ रही हो, अपन को इनको आपस में ऐड ही करना है। क्वार्क संरचनाओं को आपको क्या करना है आपस में ऐड ही करना है मेरे भाई। डब्ल्यू डी की अपन बात करें, डब्ल्यू यानी क्यू के आधार पर 2/3 प्लस में 2/3 और डी के आधार पर माइनस का 1/3 यानी ये क्या हो गया 4 - 1 यानी 3/3 और 3/3 का वैल्यू कितना हो गया भाई 1 हो गया। अपन को चाहिए कितना 1, तो डब्ल्यू डी अपनी ये क्या हो गई क्वार्क संरचना हो गई। फिर अपन देखते हैं डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस देखोगे तो 2/3 प्लस में 2/3 और एस में माइनस का 1/3 तो ये भी 3/3 यानी 1 ही हो जाएगा। तो डब्ल्यू एस भी अपनी क्या होगी एक क्वार्क संरचना होगी। डब्ल्यू एस भी अपनी क्या हो गई मेरे भाई एक क्वार्क संरचना हो गई। फिर अपन देख लेते हैं यूडीएस, यूडीएस के लिए देखोगे तो 2/3 -1/3 -1/3 तो ये तो भाई 0 हो गया, तो यूडीएस तो नहीं होगा। अब देखते हैं डबल डी एस यानी माइनस का 1/3 -1/3 -1/3 ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं डी डबल एस, तो डी डबल एस भी नहीं होगा भाई, दिखाई पड़ रहा है ना -1/3 -1/3 -1/3 नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं डी डबल एस तक आगे यू डबल डी देख लो, यू डबल डी 2/3 -1/3 -1/3 नहीं होगा। और यू डबल एस देख लो, यू डबल एस और देख लो, यू डबल एस देखोगे तो 2/3 -1/3 नहीं होगा। तो अपने पास सिर्फ दो संरचनाएं निकल करके आई और वो दो संरचनाएं क्या आई डब्ल्यू डी और डब्ल्यू एस। अब इन दोनों को छांटना है, इन दोनों को आगे लेकर के चलना है, इनमें कौन सी आएगी। तो अब अपन सेकंड देख लेते हैं बी के आधार पर, सेकंड वाली देख लेते हैं बी के आधार पर। बी के आधार पर क्या आएगा, बी के आधार पर मेरे भाई बात करें अब इन्हीं दो में से छांटना है, बात वही है, बस चेंज हुआ है ये वाला पोर्शन। मतलब अब इन 10 में से छांटना है। पहले अपन उसकी संरचना क्यू क्यू बार आ रही थी, क्यू क्यू बार आने का मतलब ये हुआ था कि अपन पार्टिकल एंटी पार्टिकल से एक बार देख रहे थे, अब की बार इन 10 में से देखना है, बाकी जो छट के आ गए फिर उन्हीं में से छांटना है। तो डब्ल्यू डी, तो डब्ल्यू डी किसके आधार पर, बेरियन के आधार पर, मतलब +1 वैल्यू आनी चाहिए। डब्ल्यू तो बेरियन का वैल्यू +1/3 और डी का वैल्यू भी +1/3, ये 3/3 यानी 1 हो गया। तो डब्ल्यू डी तो अपना क्या हो गया एक क्वार्क संरचना हो गई अपने सिग्मा प्लस के लिए। फिर देखते हैं डब्ल्यू एस देखोगे मेरे भाई तो 1/3 और 1/3 ये भी हो गया, मतलब डब्ल्यू एस भी अपनी एक क्वार्क संरचना हो गई। मतलब अभी अपन को और कुछ देखना पड़ेगा और कुछ चीजों में चलना पड़ेगा। अब और कुछ कहां जाओगे आप, I3 के आधार पर देख लें, तो I3 के आधार पर अपन देख लेते हैं मेरे भाई। I3 के आधार पर अपन देखते हैं तो डब्ल्यू डी यानी +1 ही इसमें आना चाहिए, डब्ल्यू डी I3 डब्ल्यू I3 के आधार पर तो 1/2 प्लस में 1/2 और डी यानी माइनस का 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, ये 1/2 बचा, मतलब डब्ल्यू डी तो नहीं होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई डब्ल्यू एस हो गया, सीधी सी बात है डब्ल्यू एस हो गया। लेकिन फिर भी
अपन कंफर्मेशन के लिए एक बार चेक जरूर करना चाहेंगे। आंसर अपने पास आ गया, WD नहीं होगा तो बचेगा क्या, WS, और एक ही आंसर आएगा फाइनल में, ये आपको क्लियर है। WS फिर भी अपन एक बार चेक करना चाहेंगे, तो I3 के लिए 1/2 प्लस 1/2 और प्लस में 0, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अपन को I3 का वैल्यू 1 ही चाहिए, तो WS इज योर करेक्ट आंसर। WS इज योर करेक्ट आंसर मेरे भाई, एक बार चेक करना। और फिर अपन आगे बढ़े, WS क्या आया मेरे भाई, WS आया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक बार देख लो, फटाफट तरीके से देखो भाई इसमें, और अपन को ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, ज्यादा समय इसमें लगना नहीं चाहिए वैसे। तो सिग्मा प्लस के लिए अपने पास आया है WS, ठीक है। ओके, मैं आगे बढ़ूं। देखिए आप अब सब निकालो, सिग्मा माइनस के लिए निकालो सब। वीडियो बंद तो नहीं हो गया ना पिछली बार की तरह? चल रहा है अभी तो। एक बार मैं इंक डाल लूँ इसमें, तुम निकालो सिग्मा माइनस के लिए निकालो भाई, सिग्मा माइनस के लिए निकालो एक बार। सिग्मा माइनस के लिए देखो चेंजेस क्या क्या आएंगे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आवेश होगा वो होगा -1, बैरियर नंबर +1, I3 का वैल्यू हो गया -1, और स्ट्रेंथनेस -1 होने वाली है। और इसके लिए निकालो क्यू के आधार पर, देखो पहले देखो आप क्यू के आधार पर कौन सा आएगा, फिर देखो बी के आधार पर कौन सा आएगा। तब तक मैं इंक डाल लूँ पेन में, जल्दी से देखो चेक करो, बैठे मत रहना भाई, बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला। एग्जाम पेपर आपका आने वाला है, एग्जाम में लिखना आपको दोस्त, बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके हाँ, अब देखो क्यू के आधार पर देखते हैं, ट्रिपल यू देखो क्यू के आधार पर 2/3 प्लस में 2/3 प्लस में 2/3, तो ट्रिपल यू तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, ट्रिपल यू नहीं बनेगा। फिर ट्रिपल डी देख लेते हैं अपन। अरे भाई ट्रिपल डी देखो भाई, ट्रिपल डी क्यू के आधार पर ये -1/3 -1/3 -1/3, यानी क्या बना, -1 चाहिए क्या, -1, यानी ट्रिपल डी काम कर गया, ट्रिपल डी अपना क्या कर गया, काम कर गया। फिर अपन देखें ट्रिपल एस देखो भाई, ट्रिपल एस क्यू के आधार पर -1/3 -1/3 -1/3, मतलब ये भी क्या कर गया, काम कर गया, तो ट्रिपल एस भी आ गया। फिर अपन देखते हैं WD, फिर अपन क्या देखते हैं, WD देख लेते हैं। W क्यू के आधार पर 2/3 प्लस में 2/3 और D -1/3, तो ये प्लस का 3/3 आ जाएगा, नहीं बैठेगा। फिर अपन क्या देखें, WS देखें, WS देखो भाई 2/3 और -1/3 वही आएगा, WS भी नहीं बन पाएगा। फिर देखो आप UDS देखो भाई, U 2/3 -1/3 ये तो 0 बन गया, UDS भी नहीं होगा। DDS देखो, अब अपन को फटाफट करना है ये काम, DDS तो -1/3 -1/3 हाँ, DDS बन गया अपना, DDS बन गया। फिर अपन देखते हैं DSS देखो भाई, D यानी -1/3 -1/3 ये भी बन गया ना, तो DSS भी बन गया, ठीक बात है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, UDD और USS और देख लेते हैं, बाकी तो सब कुछ हो ही गया, फिर तो सब कुछ फिर तो हो ही गया। तो UDD देखने जा रहा हूं, U में 2/3 और -1/3 ये तो 0 हो गया भाई, और USS तो 2/3 -1/3 ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये सारे पार्टिकल्स अपने आएंगे क्यू के आधार पर। अब इसमें ये नहीं करना है कि एक एक बताऊं, मैं एक बार मैंने आपको समझा दिया, मेन जो लॉजिक था, मेन जो कंसेप्ट था, वो मैंने एक बार समझा दिया। अब बेसिक कैलकुलेशन है यार, 5-6 क्लास की कैलकुलेशन, अब उसको मैं बार बार 1/2 इनको जोड़ के दिखाऊंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा फिजिक्स में, है ना। तो मैं अब बार बार ये नहीं करेंगे, अपन मेन कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। अब देखो, अब किसके आधार पर देखें भाई, अब देख लो आप बी के आधार, किसी के आधार पर भी देख लो, मैं देख रहा हूं बी के आधार पर, आप हो सकता है इसके आधार पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
तो ट्रिपल डी, बी के आधार पर +1 वैल्यू आना चाहिए। ट्रिपल डी देखो, ट्रिपल डी को चेक करो, ट्रिपल डी ये रहा, बी के आधार पर ये आ गया 1/3, 1/3 और 1/3, क्या आ गया +1 वैल्यू, बिल्कुल आ रहा है, तो ट्रिपल डी अपना सही हो गया। इसी प्रकार से अपन ट्रिपल एस चेक करें, ये रहा, तो ट्रिपल एस भी आ जाएगा भाई बी के आधार पर, तो ट्रिपल एस भी आ गया। फिर डबल डी एस देखें, डबल डी एस यानी 1/3 ये भी आ गया, तो डबल डी एस भी आ जाएगा, और डी डबल एस भी आ जाएगा। मतलब बी के आधार पर कुछ चेंज नहीं होने वाला, सब कुछ वही सेम रहने वाला है। अब तीसरा अपन देख लेते हैं मेरे भाई, तीसरा अपन देख लेते हैं किसके आधार पर, I3 के आधार पर। I3 के आधार पर देखोगे -1 वैल्यू चाहिए अपन को I3 में, तो ट्रिपल डी की I3 का वैल्यू ये रहा, तो ट्रिपल डी में -1/2 -1 हो गया, ये माइनस का 3/2 हो गया, ये तो I3 के आधार पर देख रहे हैं -1, ट्रिपल डी यही है ना, हाँ, तो ये तो माइनस का 3/2 हो गया यार, और इसमें तो माइनस का 3/2 तो हो भी नहीं रहा है ना, तो नहीं होगा। फिर ट्रिपल एस I3 के आधार पर ये भी नहीं होगा। डबल डी एस देखें तो डबल डी ये रहा -1/2 और प्लस में 0, तो ये क्या हो गया -1 हो गया, मतलब डबल डी एस आ गया एक तो। और एक क्या आएगा डी डबल एस, देखो डी डबल एस अपन देखने जा रहे हैं, डी यानी -1/2 और प्लस 0, तो ये -1/2 आ गया, तो मतलब आंसर, फाइनल आंसर अपने पास आ गया डबल डी एस। ठीक है, फाइनल आंसर अपने पास आ गया डबल डी एस। ओके, तो सिग्मा माइनस के लिए फाइनल आंसर अपने पास क्या है मेरे भाई, डबल डी एस आ गया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब इसी प्रकार से आपको सारे पार्टिकल्स निकाल लेने हैं, मैं कितने बताऊंगा आप बताओ। आप यहाँ पे अपन सारे पार्टिकल्स ऐसे ही निकालने हैं, सारे पार्टिकल्स आपको ऐसे ही निकालने हैं, जैसे एक दो और ले लेते हैं फिर भी, बाकी अब आपको प्रॉब्लम इनमें होनी नहीं चाहिए जी। जैसे मान के चलो फटाफट तरीके से फिर निकाल लेते हैं, अपन सभी को देखें। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर वाला सिग्मा 0 के ऊपर। वैसे अब खुद आप करना सीख जाओ तो बेहतर होगा। Q का वैल्यू 0, बेरियो नंबर +1, I3 का वैल्यू 0 और स्ट्रेंथनेस वही -1 सिग्मा वाले के लिए। तो ओके, अब देखते हैं सबसे पहले वही Q के आधार पर अपन देख लेते हैं। Q के आधार पर, Q के आधार पर आप देखोगे तो वैल्यू क्या चाहिए 0, ट्रिपल यू Q के आधार पर। सिग्मा 0 के लिए देख रहे हैं, Q के आधार पर ट्रिपल यू 0 आएगा क्या भाई, ट्रिपल यू तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ना, ट्रिपल यू 0 नहीं आएगा यहाँ से। ट्रिपल डी भी माइनस में आएगा, मतलब ट्रिपल डी भी नहीं होगा। फिर ट्रिपल एस भी नहीं होगा। फिर डबल यू डी तो 4 और 1 ये भी नहीं होगा। डबल यू एस भी नहीं होगा। यूडीएस देखो भाई 2, हाँ यूडीएस हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे ना यहाँ पे यूडीएस 2 -2 ये हो जाएगा 0। फिर डबल डी एस भी नहीं होगा, डी डबल एस भी बिल्कुल नहीं होगा। यू डबल डी हो जाएगा, और यू डबल एस भी यहाँ से हो जाएगा। ये आपको फटाफट पता चलना चाहिए, बार बार अपन इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ना, इतना वक्त नहीं है, फिर बिना फालतू में अगर क्लास को आगे बढ़ाना है क्या मतलब उस चीज का। अब आपको उंगलियों पे आ जाना चाहिए ये कैलकुलेशन, तो यहीं से उठा रहा हूं पार्टिकल में, पार्टिकल देखने आने चाहिए, और क्या चाहिए इसमें, पार्टिकल आपको देखने आने चाहिए। अब देखते हैं बी के आधार पर। बी के आधार पर क्लास चल तो रही है बिल्कुल भाई, एक मिनट। किसके आधार पर देखें अपन, बी के आधार पर देख लेते हैं। बी के आधार पर क्या होगा ये देखते हैं, +1 वैल्यू आनी चाहिए यूडीएस। बी के आधार पर यू डी एस 3/3 +1 वैल्यू आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यूडीएस में आएगा। फिर अपन यू डबल डी चेक करें, यू डबल डी में भी आएगा बी के आधार पर,
और यू डबल एस में भी वही बी के आधार पर तो आएगा, मतलब बी के आधार पर तीनों सेम रहने वाला है। फिर अपन I3 के आधार पर देख लें। I3 के आधार पर I3 के आधार पर आप देखोगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यूडीएस I3 वाला ये रहा, यूडीएस, बिल्कुल यूडीएस में तो 0 आ रहा है, मतलब वैल्यू 0 आ रहा है यूडीएस में। यू डबल डी, ये देखो यू और डबल डी का मतलब ये तो भाई माइनस का 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा। यू डबल एस भी नहीं आ रहा, तो यूडीएस इज योर करेक्ट आंसर हो गया। ये लो क्या करना बताओ, सिग्मा जीरो में क्या किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया। अरे भाई सिग्मा जीरो में अपन ने कुछ भी तो नहीं किया, बताओ एक बार चेक कर लो इसको। यूडीएस इज योर करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़े, बिल्कुल फटाफट तरीके से बाकी आगे बढ़ते हैं, बिना फालतू का अपन वक्त जाया नहीं करेंगे। अभी बहुत कुछ टॉपिक अपन को आज कवर करने भाई, और समझना ऐसे मत समझना कि फ्लो में बहुत कुछ अपन को मिस किया, कुछ भी नहीं किया भाई। ये तो पार्टिकल्स में बोल रहा हूँ, आप जहाँ कहीं भी पढ़ोगे ना, जिस भी प्लेटफॉर्म में, अगर आपको कोई कंप्लीट पार्टिकल बता रहा है तो वो कोई भला आदमी होगा, नहीं तो ये पार्टिकल्स आपको एक दो बताएंगे फिर, क्योंकि सेम है ना, सेम है तो फिर आपको बार बार क्यों उन्हीं चीजों के बारे में बताना, है ना। तो इनको कोई नहीं बताने वाला बार बार, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मान के चलो आपके कोई डाउट रहे कि कहाँ होगा कैसे होगा, ये तो डायरेक्ट ही बता दिया, है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ना बता करके सब कुछ सोल्व करवा रहा हूँ। सुनना आप ध्यान से, बात करें लैम्डा जीरो की, तो आवेश कितना होगा फटाफट, अब आप अपनी कॉपी में भी सोल्व करो इनको। बेरियो नंबर हो गया +1, I3 का वैल्यू हो गया कितना होगा भाई, सिंगलेट के लिए 0 होगा। अब स्ट्रेंथनेस की बात आए, बात करें अपन सिग्मा वाली लाइन में ही लिखते हैं ना लैम्डा जीरो को, मेरे भाई ध्यान से सुनना, लैम्डा जीरो को मैं रखता कहाँ हूं, तो सिग्मा वाली लाइन में ही तो रखता हूं, मतलब स्ट्रेंथनेस इसकी भी -1 ही होगी। ये लो अब देखो, सबसे पहली बात क्यू के आधार पर देख लें। क्यू के आधार पर क्या वैल्यू आएगी उसके बारे में अपन देखते हैं। क्यू के आधार पर यानी 0 आना चाहिए। ट्रिपल यू क्यू के आधार पर देखें तो ये लो, यहाँ पे ट्रिपल यू में तो अपने पास 0 बिल्कुल भी नहीं आने वाला। फिर अपन देखते हैं ट्रिपल डी भी भाई 0 तो नहीं आएगा। ट्रिपल एस भी भाई बिल्कुल 0 नहीं आएगा। यूडीएस, अगर अपन यूडीएस की बात करें तो वो 0 हो सकता है, यूडीएस, तो एक तो होगा अपना यूडीएस 0। WD की बात करूं मैं, WD की यानी 2/3 प्लस में 2/3 -1/3, ये तो 0 कहां से होगा। और इसी प्रकार से WS की बात कर लो तो WS भी अपने 0 नहीं होगा, तो ना तो WD 0 होगा ना WS 0 होगा, UDS 0 होगा। डबल डी भी अपने पास 0 नहीं होगा, और UDD अपने पास 0 होगा, बिल्कुल UDD भी अपने पास 0 होगा और USS भी अपने पास 0 होगा। तो ये 3 पार्टिकल अपने पास 0 के लिए निकल करके आए। अब देखते हैं आगे, ये सारे अपन सारणी से लिख रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं बी के आधार पर आप देखोगे तो बी के आधार पर वैल्यू +1 आनी चाहिए। यूडीएस की वैल्यू बी के आधार पर +1 आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, तो यूडीएस की वैल्यू +1 आ रही है। यूडबलडी की भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो ये तो सब सेम आने वाला है। यूडब्ल्यूएस की भी बिल्कुल आ रही है, +1 ही तो आएगी ना, इनको आपस में जोड़ोगे 1/3 तो +1 ही आएगी, है ना। और I3 के आधार पर अपन देख लेते हैं। अब I3 के आधार पर अपन देखते हैं क्या आएगा मेरे भाई। I3 के आधार पर अपन को 0 चाहिए। अब देखो I3 ये रहा, अब UDS करोगे तो बिल्कुल वैल्यू I3 के आधार पर 0 आएगा। फिर UDD करोगे, देखो UDD करोगे तो भी I3 का वैल्यू 0 ही आएगा। भाई यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, I3 का वैल्यू 0 चाहिए, मतलब UDS करोगे तो भी आपके पास 0 मिलेगा, UDD करोगे तो भी आपके पास 0 मिलेगा, और USS करोगे तो नहीं मिलेगा। अब अपने पास यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, तो अपन को क्या चेक करना पड़ेगा, अब स्ट्रेंथनेस और चेक करना पड़ेगा यहाँ पे S के आधार पर, और आपको चेक करना पड़ेगा S के आधार पर। बस इतना थोड़ा बहुत चेंज आने वाला है, बाकी सब सेम है। अब देखो -1 किसके आधार पर आता है इन दोनों में, UDS। S के आधार पर देखोगे UDS बिल्कुल -1 आ रहा है, तो UDS। अब UDD में नहीं आना चाहिए, UDD में कहाँ आएगा, तो UDD कट हो गया, UDS इज योर करेक्ट आंसर। तो देखो भाई चेक करो एक बार, अपने लैम्डा 0 के लिए UDS आएगा। ओके मेरे भाई क्लियर, आगे बढ़ूं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, फिर भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ
क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, सेम चलने वाला है, सारा नेचर सेम रहने वाला है, कोई भी पार्टिकल अलग है ही नहीं, इनमें कोई भी पार्टिकल अलग नहीं है। तो अपन क्यों ना ऐसा किया जाए। अब देखो कितने पार्टिकल हो गए, 4 हो गया, पांचवा देख लेते हैं ओमेगा माइनस, जो कि विचित्र है और इसको बताना तो जरूरी है। ठीक है, ओमेगा माइनस तो अगर अपन पढ़े न पढ़े, सारे बताए ना बताए, ओमेगा माइनस तो अपन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए रखते हैं, बोले ओमेगा माइनस का तो कर ही ले। अब देखो आवेश देखे तो -1, बेरियो नंबर +1, फिर I3 का वैल्यू -1, ओमेगा माइनस में सॉरी 0 होगा ना सिंगलेट पार्टिकल के लिए। और स्ट्रेंजनेस देखो, अब स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, मैंने आपको बताया था ओमेगा एक विचित्र पार्टिकल है और ये एक अकेला पार्टिकल ऐसा है जिसकी स्ट्रेंजनेस -3 होती है। याद करो उस बात को, मैंने क्यों जोर दिया था, क्योंकि ये काम आती। अपने एट फोल्ड वे में तो ओमेगा माइनस को लिया नहीं अपन ने, विचित्र होने के कारण, क्योंकि एट फोल्ड में ये तो पार्टिकल नो है, अपने को एट ही लेने थे, तो ओमेगा माइनस को अपन ने छोड़ा था, विचित्र था ना। अब उसका विचित्र होने का मेन कारण यही था कि किसी भी पार्टिकल की स्ट्रेंथ, किसी भी पार्टिकल की जो वैल्यू थी स्ट्रेंथनेस की, वो -3 नहीं आई कभी भी, केवल अपने ओमेगा माइनस की स्ट्रेंथनेस आई थी, वो -3 आई थी सबसे कम। तो इसलिए इसको अपन ने विचित्र स्ट्रेनलेस पार्टिकल में रखा था। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें क्यू के आधार पर, क्यू के आधार पर मेरे भाई देख लेते हैं क्यू के आधार पर क्या बातें होती हैं, देखिएगा। हाँ, तो देवियों और सज्जनों सुनना, क्यू का वैल्यू -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ट्रिपल यू -1 होगा क्या भाई, क्यू के आधार पर नहीं होगा। ट्रिपल डी होगा क्या -1, बिल्कुल होगा सर। ट्रिपल एस भी होगा तो ट्रिपल डी भी होगा, ट्रिपल एस भी होगा, यू डी डबल यू और डी ये भी होगा क्या 4, हाँ बिल्कुल। डबल यू डी भी होगा, डबल यू एस भी होगा, यू डी एस नहीं होगा, 0 हो जाएगा। डबल डी एस -1 होगा, बिल्कुल होगा। डबल डी एस भी -1 होगा, ये सॉरी डबल यू डी यार +1 होगा। डबल यू डी और डबल यू एस तो +1 होगा ना भाई, तो ये डबल डी एस होगा इसमें। ठीक है, और डी डबल एस भी होगा, बिल्कुल डी डबल एस भी होगा सर। यू डबल डी, यू और डबल डी ये तो 0 हो जाएगा और यू डबल एस भी 0 हो जाएगा, तो ये पार्टिकल्स अपने आएंगे -1। अब दूसरा अपन देख लेते हैं बेरियन के आधार पर, बी के आधार पर, वही बी के आधार पर डबल डी, ट्रिपल डी यानी वैल्यू +1 आना चाहिए ट्रिपल डी के लिए। बी के आधार पर आप देख रहे हो ट्रिपल डी वैल्यू +1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ट्रिपल डी। ट्रिपल एस में भी +1 ही आएगा, डबल डी एस में भी +1 ही आएगा और डी डबल एस में भी +1 ही आएगा, क्योंकि ये तो सारा सेम मटेरियल है भाई, +1 ही वैल्यू रहने वाला है। तो इसको तो अपन को चेक ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी सीरियल से अपन चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें। नहीं तो फिर कुछ बच्चे बोल देंगे, बोले आपको तो पता था, इसमें तो बी को तो चेक ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें सेम आएगा। अब अगर मैं डायरेक्ट I3 लेता तो बी की तो मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ती लास्ट में। तो कुछ कहेंगे मतलब मास्टर जी ने रटा रखा है, क्यों नहीं लिया। अगर लाइव क्लास होती तो हम कमेंट करके पूछ लेते, रटा दिया भाई, रटा दिया। नहीं रे, ऐसा नहीं है, इसमें ये फिक्स है। अगर मैं डायरेक्ट किसी को भी आप उठा के ले लो और खुद जब आप ट्राई करोगे, जब तक मैं बता रहा हूं हो सकता है आप हाँ कर लेंगे, जब तक आप खुद करने नहीं बैठोगे, जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करोगे, मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस है, कंप्लीट चांसेस है। आपका यहाँ पे पार्टिकल छांटने में ही चांसेस बन जाएंगे गलतियां के। तो गलतियां होंगी इसमें और बहुत ज्यादा होंगी, और तभी वो क्वार्क मॉडल पूछता है। जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करोगे भाई, गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, 101% होगी। तो बात का ध्यान रखना, इन चीजों को हल्के में मत लेना, गलतियां होंगी, पक्का होंगी, पक्का होंगी, ये बोल रहा हूं आपको मैं। ठीक है, तो इन चीजों का भाई ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, एक बार अपन इन बेरियन कणों को एक बार सल्टाते हैं, फिर अपन एकदम सही वे में दोबारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी क्लास में करेंगे, क्योंकि आज अपन को मतलब यूं ढंग से पढ़ना है। पिछली क्लास यार 30 मिनट की भी नहीं हुई शायद, मेरे ख्याल से 30 मिनट की क्लास भी नहीं हुई। अब बताओ क्या करेगा आदमी, न्यूक्लियर फिजिक्स अपन को खत्म भी तो करनी है, या यूं फिर क्या होता है कि जब मान के चलो आप तो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हो, अब कोई बच्चा लास्ट में देखेगा 50 लेक्चर 60 लेक्चर कैसे देख पाऊंगा, वो ये थोड़ी देखेगा कितना लेंथ का है, ये कोई नहीं देखता। फिर देखते हैं लेक्चर्स कितने, अरे भाई न्यूक्लियर फिजिक्स टफ है, उसमें तो इतने लेक्चर्स हैं, एक दिन की 2 क्लासें हो गई, मतलब फिर कैलकुलेशन निकालेंगे, वो नहीं करना चाहता मैं। और 1 घंटे की क्लास में इसलिए भी नहीं रखता क्योंकि अपने पास अगर टेक्निकल बोर्ड होता तो विजिबिलिटी में मुझे पता है यार, मैं भी ऑनलाइन क्लासेज लेता हूँ, मुझे भी पता है कि क्या होता है, लेकिन भाई अपने पास जब तक संसाधन नहीं है,
तब तक तो मैनेज करना पड़ेगा, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके पास क्वालिटी बेहतर जाए, मैं कंप्लीट कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी भाई अब विजिबिलिटी का तो मैं भी क्या कर लूं, जब तक टेक्निकल नहीं रहेगा तो टेक्निकल जैसी फीलिंग तो नहीं आएगी, तो वो तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी कंटेंट के मामले में मैं बोलता हूं कि आपके पास कंटेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। विजिबिलिटी 19-20 चलेगी, कंटेंट कभी भी 19-20 नहीं होने दूंगा, पूरा 20 ही आएगा, ये ध्यान रखना आप। अब सुनना, i3 के आधार पर अपन चल रहे थे, मतलब 0 आना चाहिए। ट्रिपल डी में 0 आ रहा है क्या i3 के आधार पर? ट्रिपल डी करोगे भाई 0 कहां से आएगा, नहीं आएगा। ट्रिपल एस बिल्कुल 0 आएगा सर, ट्रिपल एस तो 0 आएगा। डबल डी और एस, डबल डी और एस 0 आएगा बिल्कुल सर। डबल डी एस बिल्कुल सर, क्या कहां आएगा भाई 0, नहीं आएगा। फिर डी डबल एस नहीं आएगा सर, डी डबल एस माइनस का 1/2 आएगा सर, नहीं आएगा। मतलब ट्रिपल एस अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसकी ओमेगा माइनस की जो स्ट्रेननेस थी वो ट्रिपल एस आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और इसके ऊपर ही एक नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा कलर क्वार्क का, वो इसी गुत्थी को समझाने के लिए, इसी गुत्थी को सोल्व करने के लिए आएगा। क्योंकि आज तक, अब तक जितने भी आपने पार्टिकल्स पढ़े हैं, उन पार्टिकल्स में आपने बहुत सारे पार्टिकल्स पढ़े, बहुत चीजें पढ़ी, लेकिन ऐसे भाई तीनों वैल्यू एक समान नहीं आई। यू डबल डी आ गया होगा, यूडीएस आ गया होगा, डबल डी यू आ गया होगा, कुछ भी आया, लेकिन तीनों वैल्यू एक साथ नहीं आए, तीनों पार्टिकल्स एक साथ नहीं आए। इसीलिए इसी आधार पर इस चीज को समझाने के लिए फिर एक नया टॉपिक दिया गया था, जो अपन अभी बात करने वाले हैं कलर क्वार्क का, जिसका जो गुत्थी है ना वो यहीं से सोल्व होगी। तो बात का ध्यान रखना, ओमेगा माइनस ये मतलब खुद एक विचित्र है, और एक खुद की अपनी एक टॉपिक लेकर के चलता, खुद का अपना एक ब्रांड है। पार्टिकल फिजिक्स में ओमेगा माइनस का एक अकेला स्थान है, ये मान के चलो, खुद की अपनी इसने जगह बना रखी है, खुद की अपनी अलग स्ट्रेंथनेस है, खुद का अपना अलग टॉपिक बना रखा है इसने, इसके रंग अलग है, मतलब अलग पार्टिकल्स होंगे दुनिया में, पार्टिकल्स हैं, लेकिन दुनिया में उन पार्टिकल्स के बेहतर कोई है, उन पार्टिकल्स में कोई बेहतरीन आदमी है ना, वो ओमेगा माइनस है। उन पार्टिकल्स से अलग जो चलता है, उन पार्टिकल्स से अलग अपनी जो इसने इमेज बना रखी है उन कंप्लीट सारणी में, तो वो ओमेगा माइनस है। हर एक चीज में ये अलग है। इसकी स्ट्रेननेस आप देखोगे, ये सिंगलेट होने के बावजूद इस पे माइनस है, और माइनस हो भी क्यों ना, इसकी कई अलग अलग चीजें आपको देखने को पता चलेंगी जब अपन कलर क्वार्क पढ़ रहे होंगे। तो अभी तो अपन को इतना ही जानना है कि इसकी ट्रिपल एस आती है, और ये अकेला ऐसा पार्टिकल है जिसमें ऐसा होता है। हाँ, तो चलेगा, ओमेगा माइनस के लिए अपन क्वार्क संरचना जान लेते हैं। तो सुनना ध्यान से, ओमेगा माइनस में क्या होगा, तो आवेश देखेंगे -1 हो जाएगा, बेरियन नंबर हो जाएगा इसका +1, i3 का वैल्यू देखोगे तो माइनस का 1/2, और स्ट्रेंथनेस इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इसका स्ट्रेंथनेस हो जाएगा। अब वही है, सबसे पहले अपन देखेंगे क्यू के आधार पर। तो क्यू के आधार पर अपना जो कोस्केट -1 होगा, उसकी क्वार्क संरचना क्या आएगी वो देखते हैं। मतलब आवेश -1 होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आवेश आपका -1 होना चाहिए। बात करें ट्रिपल यू की, तो ट्रिपल यू में आवेश की मैं बात करूंगा तो माइनस में तो भाई कोई बात ही नहीं आ रही है। बात करूं ट्रिपल डी की, बिल्कुल ट्रिपल डी अपना -1 होगा, ट्रिपल एस भी अपना -1 होगा। फिर अपन डबल यू और डी की बात करूंगा तो भी प्लस में आएगा, डबल यू एस की बात करूंगा प्लस में आएगा, यूडीएस 0 हो जाएगा, डबल डी एस, हाँ डबल डी एस और डी डबल एस ये भी अपना क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। यू डबल डी भाई 0 हो जाएगा, और यू डबल एस भी 0 हो जाएगा। मतलब अपने 4 पार्टिकल यहाँ से निकल करके आएंगे, और उन चारों पार्टिकल्स का जो वैल्यू होगा वो ये होगा। बेरियन के आधार पर अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, बाकी मैं आपको बताता हूँ बेरियन के आधार पर वही सेम बात आने वाली है। तो तीसरा अपन देख लेते हैं, दूसरा अपन देख लेते हैं i3 के आधार पर। i3 के आधार पर i3 इसको कैसे डील करता है वो अपन देखते हैं। देखो i3 के मतलब है कि i3 में -1/2 आना चाहिए। अगर आप पार्टिकल्स का आपस में संयोजन देखते हो तो माइनस का 1/2 वैल्यू आना चाहिए।
ट्रिपल यू देखो, ट्रिपल यू I3 कहाँ पे, ये रहा, तो ये 3/2 आएगा, नहीं बैठेगा। ट्रिपल डी देखोगे तो माइनस का 3/2 आएगा, नहीं बैठेगा। ट्रिपल एस देखोगे तो 0 ही आएगा, मतलब अपन को -1/2 चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है। डबल यू डी देखो भाई, 1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस का 1/2 मिल रहा है भाई, अपन को -1/2 चाहिए। डबल यू एस में भी यही मिलेगा, यू डी एस में 0 हो जाएगा। डबल डी एस माइनस का 1/2 -1/2 प्लस 0, ये भी नहीं बैठेगा। और डी डबल एस ये बैठ गया एक, ये सॉरी, अपन को अब यहां से देखना ही क्यों है, अब तो इनमें चेक करना है ना अपन को भाई, अब तो अपने पास वैल्यू आ गए ना, इनमें तो अपन को माथाफोड़ी करनी नहीं है। चलो अपन ने चेक ही कर लिया, तो यहां से भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन को तो इनमें ही देखना था, तो ट्रिपल डी भी नहीं होगा, ट्रिपल एस भी नहीं होगा, डबल डी एस भी नहीं होगा। डी डबल एस देखो, तो डी डबल एस अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। यहां से डी डबल एस अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो कोस्केट -1 के लिए जो अपनी संरचना आई वो डी डबल एस आ गई। अब अपन देखते हैं कोस्केट 0 के लिए, वही चीज कोस्केट 0 के लिए अगर अपन देखें तो देखो क्या चेंज हो जाएगा। कोस्केट 0 के लिए आप देखोगे तो एक तो आवेश का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा आवेश का वैल्यू। दूसरी चीज I3 का वैल्यू +1/2 हो जाएगा, बाकी सब ऐसे की ऐसे रहने वाला है, चलेगा। अब अपन देख लेते हैं भाई, अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं Q के आधार पर, Q के आधार पर क्यों, चूंकि अब की बार 0 चाहिए अपन को, ना कि अब की बार अपन को -1 चाहिए, तो ये ध्यान रखना। ट्रिपल यू, क्या ट्रिपल यू 0 आएगा, नहीं आएगा भाई, ये भी ट्रिपल डी भी नहीं आएगा, ट्रिपल एस भी नहीं आएगा। हाँ यूडीएस आएगा, एक यूडीएस आएगा, बाकी ये तीनों नहीं आएंगे। डबल यू डी भी नहीं आएगा और डबल एस भी नहीं आएगा, डबल डी एस भी नहीं आएगा और डी डबल एस भी नहीं आएगा। यू डबल डी, बिल्कुल यू डबल डी आएगा भाई, और यू डबल एस भी अपना आएगा। तो ये तीन आएंगे जिसमें अपने आवेश का वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा। आवेश का वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, और चूंकि अपन को चाहिए भी 0 ही। अगर आप बेरियन का देखते हो, मैंने आपको एक चीज बताई, आप यहाँ पे बेरियन का देखोगे, उसका वैल्यू निकाल लेने और न निकालने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। यू का यू अपन को एज इट इज रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पेज भरना हो, अगर आपका माइंडसेट है बोले कॉलेज में क्वेश्चन में पेज भरने से नंबर मिलते हैं, तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप बेरियन के लिए निकाल लेना। बाकी मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो प्लीज बेरियन पे ध्यान मत देना, डायरेक्ट अपन I3 और S के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि अमूमन तो आप बेरियन के लिए निकालोगे, सेम आपका 5-7 मिनट खराब होगा, सेम वही वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगा, तो क्या ही मतलब होगा उससे, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट, मैं तो I3 के लिए निकाल लेता हूँ। हाँ अगर आप बेरियन के लिए निकालोगे तो उसमें गलत वाली कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम बचाना है तो इसे आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप निकाल लेना। अब मान के चलो अपन तीनों के लिए निकाल लिया, बेरियन के लिए आपने छोड़ दिया, और फिर भी ये 3 आ रहे हैं, तो फिर तो अपन को बेरियन के लिए देखना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कंडीशन बनेगा नहीं। I3 के आधार पर आप देखोगे प्लस का 1/2 चाहिए। अब इन तीनों में से छांट लो, यूडीएस में क्या प्लस का 1/2 आएगा, I3 वाला कहाँ है, ये रहा। यूडीएस में तो भाई 0 आएगा, तो यूडीएस तो नहीं आएगा। यू डबल डी देखो, यू डबल डी देखोगे तो 0 आएगा, नहीं चाहिए भाई। फिर यू डबल एस देखो भाई, यू डबल एस में प्लस का 1/2 आ गया, तो अपना यू डबल एस क्या हो गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो गया। यू डबल एस π0 के लिए अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और देख लेते हैं, 2 ही पार्टिकल बचे अपने पास, एक तो बचा प्रोटॉन और दूसरे वाला बचा अपना न्यूट्रॉन, वो और देख लेते हैं, और आज इसे अपन खत्म ही करेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे प्रोटॉन, क्योंकि बात प्रोटॉन की हो रही है तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे चेंज होने वाली है। पहली बात तो आवेश +1 हो जाएगा। हाँ I3 का वैल्यू +1/2, यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ऊपर जाएगा, स्ट्रेननेस 0 हो जाएगी। प्रोटॉन की बात कर रहा है ना ये। अब सिग्मा वाले में अपने पास स्ट्रेननेस कितनी होती है, 0 होती है, ये -1 होती है। -1 से जस्ट एक ऊपर बढ़ेगा, एक स्टेप ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जस्ट एक स्टेप नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कोस्केट के लिए अपने पास -2 था, प्रोटॉन के लिए अपना पास 0 हो जाएगा। और वही चीज अब क्यू के आधार पर अपन देखेंगे सबसे पहले।
क्यू के आधार पर, वही अपन क्या करेंगे, क्यू के आधार पर चेक करेंगे इसको। क्यू के आधार पर अगर आप चेक करोगे तो वही देखें, +1 कहाँ पे आता है, ट्रिपल यू करोगे +1 आएगा क्या, नहीं भाई 2 आएगा। ट्रिपल डी में और ट्रिपल एस में तो कहीं से भी नहीं आने वाला, यूडीएस में भी बिल्कुल नहीं आने वाला। WD करो देखें, हाँ WD में +1 बनेगा सर, WD में भी अपने पास +1 बनेगा और WS में भी +1 बनेगा, दोनों में बनेगा। UDS में 0 हो जाएगा। डबल DS देखो, डबल DS यार वैसे ही नेगेटिव आ रहा है, नहीं बैठेगा। UDD देखो भाई, UDD भी 0 बनाएगा, USS भी, तो ये अपने पास 2 ही निकल करके आए, ये अपने पास से 2 ही निकल करके आए। अब इन दोनों को एक में बदलना है, इसके लिए अपन I3 के आधार पर देख लेते हैं। I3 का जो रूल है, रेगुलेशन है, वो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू निकल करके आ जाएगा। I3 के आधार पर मतलब अपन को प्लस का 1/2 चाहिए। अब छांटना किन में है, क्या इन 10 में देखोगे, नहीं जी। अब तो अपन ने बिल्कुल इन 10 से अपन ने अलग कर लिया 2 पार्टिकल्स को, अब देखना है इन्हीं 2 पार्टिकल्स में। अब देखना किन में है, इन्हीं 2 पार्टिकल्स में अपन को देखना है। इन्हीं 2 पार्टिकल्स में अब अपन को देखना है। अब देखो कैसे, क्या कहां पे देखोगे, सुनना। I3 के आधार पर आपको देखना है, I3 के आधार पर देखना है WD क्या प्लस का 1/2 वैल्यू दे रहा है WD, तो ये देखो 1/2 और -1/2, बिल्कुल सर WD अपने पास प्लस का 1/2 दे रहा है, मतलब आंसर आपका WD होगा। हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है। देखिए WS, देखिए अपन WS करोगे तो प्लस का 1 वैल्यू देगा भाई, WS करोगे आप तो प्लस का 1 वैल्यू देगा, मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, WD हो गया। ये देख लो भाई, प्रोटॉन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो गया, वो WD हो गया। अब अपन एक लास्ट अपना जो है वो है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के लिए और देख लेते हैं, बाकी पूरे पार्टिकल फिर मैंने करा दिए। अब कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा बोले पार्टिकल फिजिक्स का कुछ बकाया है, मतलब ये यूनिट कंप्लीट होने को है, और कंप्लीट होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ये यूनिट कंप्लीट होने को है, ये मान के चलिएगा। ये आवेश यहाँ पे 0 होगा, ये हो गया माइनस का 1/2, बाकी कोई अपन को चाहिए नहीं, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं ना। अब सुनना, क्योंकि आधार पर देखते हैं 0 वैल्यू किस में आएगा भाई, ट्रिपल यू में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, और इसमें ट्रिपल एस में भी नहीं आएगा, WD में भी नहीं आएगा, WS में भी नहीं आएगा, बिल्कुल UDS में आ जाएगा अपना एक, DS में भी नहीं आएगा, DSS में भी नहीं आएगा, UDD में आएगा, और USS में भी अपना वैल्यू 0 बन के आएगा। अब तो सर उंगलियों पे याद हो गए ये बात, क्योंकि इतने सारे पार्टिकल्स अब अपन ने निकाली है ना। अब तो बात मतलब जब भी बात पार्टिकल्स की आए, पार्टिकल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की जब बात आए, तो अपन उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को। अब तो क्या ही दिक्कत है, तो ये सब वैल्यू आ गए। अब इनमें से अब अपन वैल्यू छांटेंगे। देखो 10 में से अपन ने 3 छांट लिए, अब इन 3 में से अपन को एक वैल्यू चाहिए, तो वो अपन किसके आधार पर छांटेंगे, बेरियन के आधार पर आप छांटोगे तो घाटे में जाओगे, क्योंकि बेरियन वापस यही 3 वैल्यू आपको दे देगा। तो फिर अपन किसके आधार पर देखेंगे, I3 के आधार पर, S के आधार पर, वही तो 2 अपने पास रूल बचे हैं। तो I3 के आधार पर अपन क्यों ना चेक कर ले, I3 के आधार पर देखिएगा भाई, I3 क्या बोल रहा है कि मेरे पास वैल्यू माइनस का 1/2 जो संरचना दे रही है वो मैं मानता हूं भाई, जो भी -1/2 मेरे को वैल्यू दे रहे हैं ना, उस संरचना को मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए अच्छी संरचना है, या फिर मेरे लिए सेटिस्फाई करती है। देखो देखिए UDS बेरियन नंबर कहां पे है, I3 के आधार पर देख रहे हैं तो UDS तो 0 दे रही है, सीधी सी बात है, नहीं होगा। UDD, U और डबल D ये भी 0 दे रहा है, USS 1/2 दे रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इसमें तो तीनों ही नहीं है अपने पास। UDS आप देखोगे तो UDS तो 0 हो गया, UDD हाँ UDD भाई -1/2 हो गया ना, UDD है, तो ये कट गया, माइनस का 1/2 हो गया, यानी अपना करेक्ट आंसर हुआ वो हो गया UDD। ठीक है, अपना जो करेक्ट आंसर हुआ न्यूट्रॉन के लिए वो अपने पास हो गया UDD। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, और करेक्ट आंसर के साथ साथ आपके पास कंप्लीट आपके जो पार्टिकल्स हैं वो भी बन गए। ओके,
हाँ, यानी करेक्ट आंसर तो हुआ ही हुआ है, वो तो हुआ ही हुआ है। उसके साथ साथ आपके जो पार्टिकल्स थे, एक मिनट भाई, उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ जो आपके पार्टिकल्स थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब देखो, मैंने बताया आपको नेक्स्ट टॉपिक अपन लेने वाले हैं कलर क्वार्क का, और उस कलर क्वार्क के बारे में जानते हैं भाई। बहुत देर हो गए पार्टिकल्स के ऊपर खेलते हुए, और मतलब 2-3 लेक्चर हो गए क्वार्क मॉडल और पार्टिकल्स के बारे में अपन को जानते हुए। कल वाला लेक्चर इन्हीं के ऊपर था, परसों वाला लेक्चर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के ऊपर था। तो ये जाकर के अभी खत्म होने के कगार पे हैं, खत्म तो हुए नहीं है अभी। कलर क्वार्क इन्हीं से संबंधित है, और फिर अन्य पार्टिकल, मतलब अब अपन पूरा पार्टिकल्स के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे, अब छोड़ेंगे थोड़े ना बीच में। देखो, अब कलर क्वार्क के बारे में जानते हैं। देखो, कलर क्वार्क होता क्या है। वैसे तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर मैं आपको लिखाऊं तो डायरेक्ट आप लिखोगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिर भी सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कलर क्वार्क द्विआकीय हो गया, क्या जरूरत पड़ गई थी कि अपन को एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स तो अपन ने खेल लिए। बेरियन के लिए, मेसोन के लिए, सारे पार्टिकल्स के लिए अपन ने सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए। अब क्या बच गया था कि कलर क्वार्क देना पड़ा। तो इसका एक विशेष रीजन रहा। मैंने आपको एक चीज बताई थी बीते लेक्चर में, इसी लेक्चर में भी अपन ने बात की ओमेगा माइनस के ऊपर, और जब आपने ओमेगा माइनस की स्ट्रेंथनेस देखी तो वो सबसे विचित्र आई -3, और स्ट्रेंथनेस के साथ साथ इसका जो क्वार्क संरचना आई, इसके साथ साथ जो इसकी क्वार्क संरचना आई ना, वो भी सबसे विचित्र, यानी SSS आई। इस SSS का मतलब ये हुआ कि तीनों क्वार्क जो पार्टिकल थे, तीनों क्वार्क एक साथ आ रहे हैं इसमें। भाई, तीनों क्वार्क क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तीनों क्वार्क जो संरचना थी, तीनों क्वार्क कण हैं, वो एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। ये आपको देखने को पता चला। बोले ये भी एक क्वार्क कण है, ये भी एक क्वार्क है, और ये भी एक क्वार्क है। इसमें ओमेगा माइनस में देखो, ओमेगा माइनस को छोड़ करके आपको जितने भी पार्टिकल्स देखने को मिले, चाहे वो पार्टिकल्स सारणी हो, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स में जहां भी आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इतने सारे पार्टिकल्स के साथ अपन को खेले, मतलब लगभग 15 लेक्चर हो गए हैं। 15 लेक्चर से भी आप ज्यादा ही मान लो। वैसे अगर अपन बात करें तो अभी अपन ने इन लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ बात की है पार्टिकल्स के ऊपर। इतने सारे पार्टिकल्स अपन ने पढ़े, इतने सारे पार्टिकल्स जाने। एक अकेला पार्टिकल ऐसा है जिसकी संरचना और स्ट्रेंथनेस सबसे भिन्न आ रही है। भाई, आप कितने भी पार्टिकल देख लेना, उनकी स्ट्रेंथनेस है वो -3 के अंडर है। सबसे कम जो स्ट्रेंथनेस है वो इसकी है, ओमेगा माइनस की, सबसे कम स्ट्रेंथनेस। -3 स्ट्रेंथनेस आपको कहीं नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज, आप इनकी क्वार्क संरचना, अभी अपन ने क्वार्क संरचना पढ़ी, अभी जस्ट अभी इतने सारे पार्टिकल्स की आपने क्वार्क संरचना पढ़ी, मतलब अलग अलग आ रही थी। 2 यूं आ गए तो तीसरे में डी आ गया, 2 डी आ गए तो चौथे में यू आ गए, या फिर यू के साथ डी बार आ गया, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स आ रहे थे। एक अकेला पार्टिकल ओमेगा माइनस ऐसा है जिसके पास तीनों सेम आ रहे हैं, जिसके पास क्या आ रहे हैं, तीनों क्वार्क संरचनाएं सेम आ रहे हैं, तीनों क्वार्क कण एक साथ आ रहे हैं, और ये अकेला है पूरी पार्टिकल टेबल में। पूरे जो अपने पार्टिकल फिजिक्स के जितने भी पार्टिकल्स है ना, उन सब में ये एक अकेला पार्टिकल ऐसा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे तो वैज्ञानिकों को भी मतलब ऐसा लगा, यार ये वाला कौन सा पार्टिकल आ गया सबसे, इसीलिए इसे विचित्र पार्टिकल कहा गया। इसके लिए फिर अलग से कंसेप्ट बनाया गया कलर क्वार्क का। बाकी कलर क्वार्क की जरूरत ही नहीं थी। अगर अपना ये ओमेगा माइनस सही सलामत रहता, अगर ये सही से काम करता, तो अपन को कलर क्वार्क की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ओमेगा माइनस ने अपन को एक नया टॉपिक दिया, कलर क्वार्क। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है, क्यों दिया गया। तो देखो, चूंकि यहाँ पे तीनों अपने क्वार्क है वो एक साथ आ रहे हैं, मतलब इसका स्पिन भी क्या होगा, एक समान होगा। इनका जो चक्रण होगा, भाई एक साथ आ रहे हैं तो जो चक्रण होगा वो भी एक समान होगा। और आप और मैं सब लोग जानते हैं कि जो पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी भी दो पार्टिकल का जो चक्रण होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब एक समान नहीं होता है। यहाँ पे तो तीनों का चक्रण एक समान आ रहा है। अब यार, ये एक समान वाला चक्रण तो ना तो अपन ने कभी फिजिक्स में पढ़ा है, ना ही कभी अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्योंकि ये पाउली के अपवर्जन नियम के खिलाफ बात हो गई।
तीनों का चक्रण एक समान आना मतलब पाउली के अपवर्जन नियम की पालना न करना। अब चूंकि ये नियम की पालना तो करनी पड़ेगी, अगर अपन प्रकृति में रह रहे हैं, हर एक वैज्ञानिक का अपना नियम होता है और उस नियम की पालना करना पड़ेगा। अब पालना करने के लिए भाई अपन को क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ अलग पार्टिकल देने की, क्योंकि ये तो नहीं कर रहा भाई, ये जो अभी अपन ने ओमेगा माइनस की 3 SSS जो संरचना निकाली है, ये पाउली के अपवर्जन नियम की पालना ही नहीं कर रही है। अब इसकी पालना कराने के लिए फिर क्या किया गया, एक नई संख्या दी गई, एक नई संख्या दी गई, बोले इनका कुछ पता तो चले कौन सा है। अब SSS में अपन को क्या पता चले किसका कलर कैसा है, अपन को क्या पता चले किसका स्पिन अप है किसका डाउन है, ये तो तीनों समान दिख रहे हैं। तो इसके लिए फिर नई संख्या परिभाषित की गई और उस नई संख्या को कहा जाता है कलर क्वार्क। जो नई संख्या अपन को मिली, इसकी पालना कराने के लिए उसी नई संख्या को कहा जाता है मेरे भाई कलर क्वार्क। और इसका जो मूल रंग होता है इस कलर क्वार्क का, वो एक तो होता है रेड, ब्लू और ग्रीन। इसका जो मूल रंग होता है वो ये 3 रंग होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। अर्थात इसे अपन SR, SG और SB से व्यक्त करते हैं। SR, SG और SB से क्या करते हैं, इसे व्यक्त किया जाता है। कुछ आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ऐसा पूरा मामला रहा और इस मामले के चलते अपने को कलर क्वार्क मिला। ठीक है, अभी देखो थ्योरिकल पोर्शन अब लिख लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों दिया गया कलर क्वार्क, इसके पीछे की कहानी क्या रही। क्योंकि यहाँ पे तीनों विचित्र जो क्वार्क थे, तीनों S क्वार्क, विचित्र क्वार्क एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आने के कारण इनका जो स्पिन होगा वो एक समान होगा, जो कि पाउली के अपवर्जन नियम की पालना नहीं कर रहा है। तो पाउली के अपवर्जन नियम की पालना करने के लिए एक नई संख्या परिभाषित की गई और उस संख्या को कहते हैं अपन कलर क्वार्क। वो जो नई संख्या दी गई वही है अपनी कलर क्वार्क। और कलर क्वार्क का जो मूल रंग होता है वो 3 होते हैं, क्योंकि 3 आ रहे हैं ना, 3 विचित्र क्वार्क, तो उनके लिए अलग अलग कलर दिए गए। एक दिया गया रेड, एक दिया गया ब्लू और एक दिया गया अपना ग्रीन। 3 अलग अलग रंग दिए गए, रेड, ग्रीन और ब्लू। उनको अपन फिर क्या कहते हैं, कलर क्वार्क के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, चलेगा, लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ओमेगा माइनस जो कण है अपना, ओमेगा माइनस की क्वार्क संरचना SSS होती है। अतः इसमें तीनों विचित्र क्वार्क एक साथ होते हैं, विचित्र क्वार्क एक साथ होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण इनका चक्रण एक समान होगा, इनका चक्रण एक समान होगा, जो कि पाउली के अपवर्जन नियम की पालना नहीं करता, जो कि पाउली के अपवर्जन नियम की पालना नहीं करता। तो पाउली के अपवर्जन नियम की पालना के लिए, पाउली के अपवर्जन नियम की पालना के लिए एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई, या एक नई संख्या परिभाषित की गई, जिसे कलर क्वार्क कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं मेरे भाई, कलर क्वार्क कहते हैं। इसका मूल रंग लाल, हरा व नीला होता, जिन्हें SR, SG और SB से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक कलर क्वार्क को SR, SG
और एस बी से व्यक्त करते हैं, या आप यहाँ लिख दो ओमेगा माइनस की क्वार्क संरचना को। अतः ओमेगा माइनस की क्वार्क संरचना को ऐसे लिख दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्वार्क संरचना को, क्वार्क संरचना है इसको अपन एस आर एस जी एस बी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, और ये है अपना कलर क्वार्क। कुछ बात समझ में आई आपको? कलर क्वार्क वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में यही है कि ओमेगा माइनस की क्वार्क संरचना होती है वो ट्रिपल एस होती है, और इसको समझाने के लिए अपन को एक नया संरचना दी गई, एक नई जो अपन को एक अलग से वैल्यू दी गई अपन बोल सकते हैं, उसे अपन कहते हैं कलर क्वार्क। यहां से अमूमनतया अपना काम हो चुका है। अब अपन देखते हैं एक होता है अन्य क्वार्क। इससे पहले मैं इंक डाल लूं इसमें थोड़ी। एक होता है अन्य क्वार्क, क्या होता है इसके बारे में भी अपन को जानना चाहिए। एक मिनट भाई। अब सुनना ध्यान से, अब अपन पढ़ने वाले हैं अन्य क्वार्क। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहने वाला है अन्य क्वार्क। देखो अन्य क्वार्क क्या होता है। देखो अन्य क्वार्क का संबंध ये है, अन्य क्वार्क का मतलब ये है कि जो अपन ने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या है, एक संरचनाहीन मौलिक कण है। संरचनाहीन, जिसकी संरचना नहीं है, तो संरचनाहीन क्या है, एक मौलिक कण है अपना इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन की बात ही अपना जो क्वार्क होता है ना, इसकी भी कोई संरचना नहीं होती। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या है, एक संरचनाहीन मौलिक कण है, ठीक इसी प्रकार से अपना क्वार्क भी क्या होता है, एक संरचनाहीन मौलिक कण होता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल जिसकी कोई संरचना नहीं हो, यानी इनकी संरचना नहीं होती है। ना ही तो अपने इलेक्ट्रॉन की अपन ने कभी संरचना देखी, और संरचना के बारे में इलेक्ट्रॉन में कभी अपन ने बात भी नहीं की। इसकी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की कभी स्ट्रेंथनेस, इसकी कुछ भी तो नहीं निकाला अपन ने, कोई भी वैल्यू अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकाली। ठीक इसी प्रकार से क्वार्क बोलता है कि ये भी क्या होता है, एक संरचनाहीन मौलिक कण होता है क्वार्क। अब अपना इलेक्ट्रॉन होता है संरचनाहीन मौलिक कण है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो ये क्वार्क बोलता है कि क्वार्क की संख्या भी क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। भाई ये बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन संरचनाहीन मौलिक कण है तो क्वार्क भी संरचनाहीन मौलिक कण है। चलो मानते हैं हम इस बात को, लेकिन फिर अपन को हमें ये तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 6 होती है, 6 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, बात करो। तो बात अपन करें इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहला लेक्चर जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, तो उसमें अपन ने बात की थी इलेक्ट्रॉन की, इसमें टॉर्क की बात की थी, इसमें म्यू की बात की थी, इनका एंटी न्यूट्रिनो वाला जो पोर्शन था उनके बारे में अपन ने बात की थी। तो ये 6 पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको याद करना। पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। उसके बाद तो अपन को एक कंजर्वेशन लॉ में इलेक्ट्रॉन शब्द काम में आया। बाकी इतने लेक्चर हो गए, इतनी पार्टिकल फिजिक्स अपन ने पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन शब्द तो कहीं बेचारा यूज में ही नहीं आया, क्योंकि ये क्या है, एक संरचनाहीन मौलिक कण है। क्वार्क भी अपना संरचनाहीन मौलिक कण है। तो ये बोलता है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, हमें भी बताओ भी क्वार्क भी 6 होने चाहिए। अब इसके लिए अब अपन ने तो क्वार्क तो 3 ही पढ़े हैं, एक तो होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क, और तीसरा होता है स्ट्रेंथ क्वार्क। इसके अलावा तो अब कोई क्वार्क है ही नहीं अपने पास। लेकिन भाई अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की बात ही होना चाहिए, तो हमें तो 6 क्वार्क चाहिए। तो फिर इस आधार पर 6 क्वार्क निकाले गए। वो 6 क्वार्क कौन कौन से हुए उनके बारे में जानते हैं। तो 6 क्वार्क हुए, एक तो अप डाउन, ये तो अपन सब जानते हैं। तीसरा दिया गया चार्म्ड और स्ट्रेंथ, और टॉप और बॉटम, ये 6 क्वार्कों के बारे में अपन को बताया गया इसमें। ठीक है, इन 6 क्वार्कों के बारे में अपन को क्या किया गया, बताया गया।
समझ गए मेरी बात? यहां तक क्लियर भाई सभी को? यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म्ड, स्ट्रेंज और टॉप बॉटम, यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अदर क्वार्क क्या है? अन्य क्वार्कों के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, क्या चीज है अदर क्वार्क, ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है या इलेक्ट्रॉन अपना एक संरचनाहीन मौलिक कण होता है, ठीक इसी प्रकार से अपने क्वार्क भी क्या होते हैं? संरचनाहीन मौलिक कण होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, यानी अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। सिमिलरली देन अपने क्वार्क भी क्या होने चाहिए? 6 होने चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो अपने क्वार्क भी क्या होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अब चूंकि अपन ने तो क्वार्क तो 3 ही पढ़े आज तक, अगर अपन ने बात की तो अप, डाउन और स्ट्रेंज, इन 3 ही क्वार्क के इर्द गिर्द अपन घूमे, लेकिन ये बोल रहा है कि 6 होने चाहिए। तो 6 फिर नए क्वार्क पार्टिकल दिए गए, जिसमें अपना आया जिन्हें अन्य क्वार्क कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? नए जो 6 क्वार्क संरचनाएं दी गई उन्हें अन्य क्वार्क कहा गया। और वो अन्य क्वार्क कौन कौन से हुए अपने पास? देखो, अप और डाउन तो था ही अपने पास, एक स्ट्रेंज वाला भी था, इससे पहले एक दिया चार्म्ड। इनको सीक्वेंस से याद रखना, अप, डाउन, चार्म्ड, स्ट्रेंज और टॉप बॉटम, ये अपना 6 क्वार्क है। टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म्ड क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इनके लिए अगर अपन एक पार्टिकल टेबल भी बनाएंगे और उसमें वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनका थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे सीक्वेंस से याद रखना, अप, डाउन, चार्म्ड, स्ट्रेंज और टॉप बॉटम। देखो, अप, डाउन, टॉप, बॉटम में तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रेंज, चूंकि अपन ने पढ़ा 3 है, तो अक्सर यहाँ पे बच्चे दिक्कत करते हैं स्ट्रेंज और चार्म्ड में, तो स्ट्रेंज और चार्म्ड में दिक्कत मत करना। हाँ, बाकी इसमें ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि अपन को ये बिल्कुल याद होंगे तभी अपन कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बाकी आप इनको ऐसा याद रख सकते हो, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि ऐसे पहले ये खोजा गया, ये खोजा गया, लेकिन थोड़ा बहुत सीक्वेंस में टेबल बनाने में थोड़ा आसानी रहता है। तो ये अपना हो गया अदर क्वार्क। अब देखो, अदर क्वार्क में लिखते हैं, अदर क्वार्क होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अब ये पूरा पोर्शन बचा हुआ है ना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कुछ समझने वाली वैसे ज्यादा चीजें है नहीं। जो समझने वाली चीजें थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब एक थ्योरेटिकल पोर्शन ये बचा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की भांति क्वार्क भी एक संरचनाहीन मौलिक कण है, एक संरचनाहीन मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन की भांति अपना क्वार्क भी क्या है? एक संरचनाहीन मौलिक कण है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, अतः क्वार्क की संख्या भी 6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। और इसे अपन क्या कहते हैं? अन्य क्वार्क कहते हैं, ठीक है। और ये 6 क्वार्क निम्न है। 6 क्वार्क क्या होंगे वो देख लेते हैं। 6 क्वार्क मैंने बताया आपको, एक तो अप क्वार्क, 6 क्वार्क मैंने क्या बताया? एक तो अप, डाउन, चार्म्ड और स्ट्रेंज और टॉप और बॉटम, यही तो 6 क्वार्क हैं। तो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म्ड क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, इनको इंग्लिश में याद रख लेना, थोड़ा आसान रहेगा। स्ट्रेंज क्वार्क, और छठवा क्या हो गया अपना? स्ट्रेंज, चार्म्ड, टॉप और बॉटम। अप हो गया, डाउन हो गया, चार्म्ड हो गया, बॉटम हो गया। अच्छा, पहले बॉटम लिख दिया, कोई बात नहीं है। छठवा हो गया टॉप क्वार्क। ये 6 हो गए, ठीक है। टॉप, बॉटम, चार्म्ड, स्ट्रेंज और अप, डाउन, ये 6 अपने क्वार्क हो गए। अब देखो, ये 6 क्वार्कों की अपन टेबल बनाएंगे। उससे पहले मैं 4 नोट आपको लिखाना चाहूंगा, ठीक है। उससे पहले अपन 4 नोट लिख लेते हैं।
सीक्वेंस है, इनको इस प्रकार से आप याद रख लेना। यहाँ पे इसको भी लिख लेना, ये अपनी कॉफी को भरने के लिए नहीं है, ये काम आएगा ये चीजें। इसको तो अंडरलाइन करके मेरे सिग्नेचर मार देता हूं मैं। लिखना है भाई, है ना, लिखना है इसको। अब देखो अन्यवाद से तो अपन ने जाना, अब एक नोट लिखते हैं जिसमें पूरा निचोड़ आने वाला है। आपकी यूनिट कंप्लीट होने के कगार पे है, मतलब आप खुश हो जाओ, स्वाहा करने वाले हैं आज ही। और आज तो वैसे यूनिट का स्वाहा होने वाला है, लेकिन आपका पेपर में स्वाहा नहीं हो इसके लिए एक लेक्चर और ले लेंगे, क्योंकि अभी अपने कंजर्वेशन लॉ ढंग से नहीं पढ़े तो हैं, लेकिन उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अभी आपके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो इसका तो स्वाहा मैं आज भी कर दूं, लेकिन आपका स्वाहा ना हो इसलिए अपन एक लेक्चर और ले लेते हैं इसमें। और उस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपन बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपन कंजर्वेशन लॉ ही पढ़ेंगे उसमें, बाकी और किसी भी चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये लेक्चर, हाँ ये लेक्चर भले ही थोड़ा बड़ा होगा, 1.5 घंटा खींच सकता है मैक्सिमम, यार क्या होगा 2 घंटे का हो जाएगा, और तो कितना बड़ा लेक्चर होगा, इतना ही होगा, ठीक है, और इतना भी नहीं होगा, आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज, इस लेक्चर में मैंने कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चीजें नहीं बताई है, ऐसा नहीं करना है कि हमें तो समझ में ही नहीं आया। एक ही चीज समझने की बताई मैंने आपको, कैसे बेरियन पार्टिकल्स की क्वार्क संरचना ज्ञात की जाती है। इसके अलावा अपन ने समझने वाली तो कोई चीज इसमें देखी नहीं, बाकी सब थ्योरेटिकल पोर्शन था। कलर क्वार्क क्या होता है, ओमेगा माइनस की विचित्रता को डिफाइन करने के लिए, जो कि पाउली के अपवर्जन नियम की पालना ही नहीं कर रहा था वो संरचना, उसको समझाने के लिए दिया गया, बस ये कलर क्वार्क था। अन्य क्वार्क क्या था कि लेप्टोन संख्या चूंकि 6 होती है, अब लेप्टोन एक संरचनाहीन मौलिक कण है, उसी रूप में अपना क्वार्क भी यही होता है, तो लेप्टोन 6 होता है, तो हमें बताओ क्वार्क भी 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बोले होना चाहिए। तो फिर वो 6 क्वार्क कौन कौन से होते हैं वो बताया अपन ने। अब अपन देख रहे हैं एक छोटा सा नोट, और छोटा सा नोट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नोट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं कभी कभार, और वो मैं बोल रहा हूँ 2000 का नोट तो बंद हो चुका है, 500 का ये नोट है, डाल लेना। और इसको एक बार समझते हैं, मैं क्या 4 पॉइंट यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये है कि आपका जो ओमेगा माइनस है, इसको छोड़ करके, ओमेगा माइनस क्या है, ये एक बेरियन पार्टिकल है सर। देखो ओमेगा माइनस को छोड़कर, इसको छोड़कर जितने भी आपके बेरियन और मेसोन पार्टिकल है ना, इनकी सबकी कलर क्वांटम संख्या 0 होती है। इनका सबका कलर क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ओमेगा माइनस को छोड़ करके, ओमेगा माइनस को छोड़ करके आपके जितने भी बेरियन और मेसोन पार्टिकल हैं, इन सब मेसोन और बेरियन पार्टिकल की कलर क्वांटम संख्या 0 होती है। और कलर क्वांटम संख्या 0 होने का मतलब ये हुआ कि इनका रंग सफेद होता है, इनका रंग सफेद होता है, जिसके कारण इन सभी पार्टिकल्स का रंग क्या होता है, सफेद होता है। क्योंकि ओमेगा की कलर क्वांटम संख्या 0 नहीं होती है, इसलिए ये रेड कलर भी दर्शाता है, ग्रीन भी दर्शाता है, और ब्लू भी दर्शाता है, अभी आपने पढ़ा। जबकि अपने ये सारे है ना, ये इनकी जो कलर क्वांटम संख्या होती है वो 0 होती है, और 0 होने के कारण इन सब का रंग क्या होता है, सफेद होता है। और ये तो अक्सर आपके माइंड में घुमा होगा ये सवाल कि अगर ओमेगा माइनस आपका रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो भाई और भी तो पार्टिकल्स हैं जिनके भी तो रंग हो सकते हैं। ओमेगा माइनस कोई अकेला ही थोड़ी है जिसके ही रंग हो गए, और कोई पार्टिकल्स नहीं है, मतलब यही थोड़ी है। तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है और जायज भी है, जिसका आंसर इस नोट में आपको मिलेगा कि ओमेगा माइनस में अपनी कलर क्वांटम संख्या 0 नहीं होती है, जिसके कारण ये क्या करता है, अपन को कलर शो करता है, कलर को प्रदर्शित करता है। जबकि अपने ओमेगा माइनस को छोड़ करके जितने भी बेरियन और मेसोन पार्टिकल है ना भाई, ये सभी बेरियन और मेसोन पार्टिकल कलर क्वांटम नंबर 0 शो करते हैं। और 0 शो करने के कारण इन सब का जो रंग होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, धोड़े होते हैं, सफेद होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, धोड़े होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा नोट क्या बोल रहा था मैं, दूसरा नोट ये है कि अगर अपन हेड्रोन कण का, कोई भी ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें हेड्रोन कण का क्षय हो, और बात अगर क्षय की आए तो उसमें दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है।
कोई भी ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें हेड्रोन कण का क्षय हो। मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, चाहे कण कोई सा भी हो, विखंडन हो तो वहां पे समझ लेना अन्योन्य क्रिया दुर्बल है। जहां पे बात विखंडन की आए, जहां पे बात क्षय की आए, चाहे फिर वो नाभिकीय क्षय के दौरान कण उत्पन्न हो, उनके मध्य दुर्बल बल लग रहा हो, उसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ये आपने पढ़ रखा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जहां पे बात क्षय की आ जाए ना, वहां पे मान के चलना कि जो अन्योन्य क्रिया काम कर रही है, आपकी जो इंटरेक्शन काम कर रही है, वो आपकी वीक इंटरेक्शन काम कर रही है, दुर्बल अन्योन्य क्रिया वहां पे काम कर रही है। तो अपने हेड्रोन कण का जो क्षय होगा, इसमें जो अन्योन्य क्रिया काम करती है वो आपकी दुर्बल अन्योन्य क्रिया काम करती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज अपन देखते हैं मेरे भाई, जो प्रबल अन्योन्य क्रिया होती है। प्रबल अन्योन्य क्रिया में क्या होता है कि न्यूक्लियन, कोई भी ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें आपका एक तो न्यूक्लियन और उसके साथ पायोन, इन दोनों का संयोजन किसी अन्योन्य क्रिया में देखने को मिले, यानी पायोन और न्यूक्लियन का संयोजन अगर किसी अन्योन्य क्रिया में देखने को मिले, मतलब वहां पे आप मान के चलना अन्योन्य क्रिया कौन सी है, प्रबल अन्योन्य क्रिया है। और ये आपने बिल्कुल भली बात है, आप इस चीज को जानते हैं कि न्यूक्लियन के मध्य आपकी प्रबल अन्योन्य क्रिया उत्पन्न कैसे होती है। यह बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अभी अपन ने बीते लेक्चर में बात की थी, शायद 11वां या 12वां लेक्चर था, उसमें अपन ने बात की थी कि न्यूक्लियनों के मध्य मेसोन के आदान प्रदान से, न्यूक्लियनों के मध्य मेसोन के आदान प्रदान से अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पैदा होती है, उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से ये बोल रहा है कि मतलब, और अपन ने तो इसके लिए न्यूक्लियन और मेसोन के मध्य अन्योन्य क्रिया भी देखी थी, जिसको आपने एक तो न्यूक्लियन और मेसोन के मध्य अन्योन्य क्रिया देखी, दूसरी अपन ने देखी न्यूक्लियन के मध्य अन्योन्य क्रिया, जिसको आपने युकावा संरचना के नाम से उसे जाना था। याद करो थोड़ा बहुत, युकावा संरचना अपन ने न्यूक्लियन के मध्य इंटरेक्शन के दौरान ही तो जानी थी। तो वही है कि अगर न्यूक्लियन और पायोन कहीं पे, अगर पायोन क्या है वास्तविकता में, पायोन क्या है, मेसोन ही तो है। अरे भाई, पायोन वास्तविकता में क्या है, आपका मेसोन ही तो है। तो ये आपका पायोन और न्यूक्लियन कहीं पे आपको देखने को मिले तो मान के चलना वहां पे अन्योन्य क्रिया कौन सी है, प्रबल अन्योन्य क्रिया। और चौथा और लास्ट ये बोल रहा है कि अगर किसी इंटरेक्शन में, अगर किसी अन्योन्य क्रिया में फोटोन प्रेजेंट हो, अगर किसी अन्योन्य क्रिया में फोटोन प्रेजेंट हो तो वो अन्योन्य क्रिया कौन सी होगी बताओ। अब आप बताओ मेरे को, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। भाई ये तो अपन ने पढ़ा ही था, फोटोन और फोटोन के मध्य भी इंटरेक्शन अपन ने देखी हुई है। तो ये 4 नोट थे, बहुत ही छोटे नोट थे, इसमें एक नोट आपने पढ़ा नहीं, एक नोट आपने पढ़ा नहीं, और जोर मार के मानो तो 2 नोट अपन ने नहीं पढ़े। एक तो हेड्रोन कण का, क्योंकि वहां पे अपन ने नाभिक के विखंडन के दौरान जो कणों के मध्य बल लगता है, जो कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया काम करती है, वो दुर्बल अन्योन्य क्रिया काम करती है, वो अपन ने पढ़ा। क्योंकि मेन नोट था वो ये ओमेगा माइनस वाला था, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं था। तो वही चीज है। ओके, अब देखते हैं नोट अपन लिख लेते हैं भाई नोट। पहला नोट तो क्या है, ओमेगा माइनस को छोड़कर सभी मेसोन और बेरियन कणों की कलर क्वांटम संख्या का मान, कलर क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, जिसके कारण ये सफेद रंग प्रदर्शित करते हैं। इसके कारण ये सफेद रंग प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नोट ये है कि यदि किसी अन्योन्य क्रिया में फोटोन प्रेजेंट हो
तो वह अन्योन्य क्रिया, तो वह अन्योन्य क्रिया, वह अन्योन्य क्रिया, तो वह अन्योन्य क्रिया विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, दो नोट तो ये हो गए कि किसी अन्योन्य क्रिया में फोटोन प्रेजेंट हो तो वो अन्योन्य क्रिया तो होगी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। ओमेगा को छोड़कर मेसोन और बेरियन कणों की कलर क्वांटम संख्या शून्य होती है, जिसके कारण ये सफेद रंग प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, यदि किसी अन्योन्य क्रिया में, यदि किसी अन्योन्य क्रिया में हेड्रोन कण का क्षय हो तो वह अन्योन्य क्रिया दुर्बल अन्योन्य क्रिया कहलाती है। तो वह अन्योन्य क्रिया दुर्बल अन्योन्य क्रिया कहलाती है। और चौथा है कि यदि किसी अन्योन्य क्रिया में न्यूक्लियॉन व पायोन का संयोजन हो, तो वहाँ प्रबल अन्योन्य क्रिया होती है। तो वहाँ क्या होती है? प्रबल अन्योन्य क्रिया होती है। होपफुली आपने लिख लिया होगा मेरे साथ साथ। मेरे भाई यहां तक अपन ने क्या जाना, सारा कुछ मामला जान लिया है, बस एक पार्टिकल सारणी और है। कुछ समय तक और डटे रहना, 5-4 मिनट की बात है, फिर इस यूनिट को यहाँ तक समाप्त करेंगे। एक लेक्चर रखेंगे, वो लेक्चर आपका कंजर्वेशन लॉ पे रहेगा। वो लेक्चर बिल्कुल मैं कल ही लेना चाहूंगा ताकि इसको पूरा खलास करें इस मामले को। और इस मामले को खलास करने के बाद अपन क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड ऐसे लेंगे। ठीक है, अगर मैं वो लेक्चर ना भी लूँ ना तो आपके लिए ये मान के चलेगा कोर्स कंप्लीट है मेरी ओर से। लेकिन मैं लेऊंगा जरूर, ऐसा नहीं है। वो लेक्चर भी अपन लेंगे, इसमें थोड़ा अपन इंक और डाल लें। आज थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा था यार। हाँ सुनना, अब मैं एक अन्य क्वार्क कणों की सारणी अपन एक और देख लेते हैं। अन्य क्वार्क कणों की टेबल, अन्य क्वार्क कणों की सारणी और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बढ़ेंगे, यूनिट को समाप्त करेंगे, लेक्चर को खत्म करेंगे, वो तो क्या ही करेंगे। अन्य क्वार्क कणों की सारणी और देखते हैं। सुनना, इसको सुनना ध्यान से। देखो यहाँ पे बनाते हैं। ये पार्टिकल सारणी बड़ी दिखेगी लेकिन है कुछ नहीं इसमें। क्वांटम नंबर आएंगे इधर दो और इधर चलेंगे क्वार्क। अब सुनना, यहाँ पे क्या आएगा, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म्ड क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, यही आएगा इधर। तो ये बस ये चीज सीक्वेंस से देख लेना।
अप डाउन चार्म्ड स्ट्रेंथ टॉप और बॉटम, इसको थोड़ा सीक्वेंस से देख लेना। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी लिखना, कुछ का मतलब क्या क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, इधर मैं इससे लिख देता हूँ। एक तो अपन को आवेश देखना है, क्यू का मतलब हो गया आवेश, ठीक है। एक तो अपन यहाँ पे देखेंगे आवेश इन सब के लिए, एक यहाँ पे इन सब के लिए अपन देखेंगे I3 का वैल्यू, ठीक है। एक इन सब के लिए देखेंगे अपन स्ट्रेंथनेस, ठीक है। एक इन सब के लिए क्या देखेंगे, स्ट्रेंथनेस। और क्या देखेंगे, एक देखेंगे टॉपनेस और एक देखेंगे बॉटमनेस, चार्मनेस, ठीक है। एक देखेंगे अपन चार्मनेस, चार्मनेस जिसको अपन C से दर्शाते हैं ना। और एक देखेंगे अपन टॉपनेस, यानी जिसको अपन T से दर्शाते हैं, कैपिटल T। यहाँ पे ये है, ये कैपिटल वाले हैं, उधर वाले वो बॉटम टॉप वो अलग है। चार्मनेस, टॉपनेस, बॉटमनेस ये सब कुछ अलग चीजें हैं। यहाँ पे मैं कैपिटल से लिख रहा हूँ, वो है ऊपर वाले हैं वो स्मॉल में है। ये तो टॉप बॉटम ये क्वार्क पार्टिकल है, ये क्वांटम नंबर है। टॉपनेस, चार्मनेस, बॉटमनेस, ये है एक है बॉटमनेस, बॉटमनेस जिसमें कैपिटल B आता है, तो कैपिटल B इसके अंतर्गत आएगा। अब सुनना ध्यान से, अब देखना यहाँ पे ये पूरी सारणी है। दिखने में भले ही ये थोड़ी बहुत बड़ी दिख रही है, दिखने में हो सकता है कि यार थोड़ा बड़ा लगे, पार्टिकल बहुत ज्यादा लगे, लेकिन कुछ नहीं है। जो आपने अभी पिछले लेक्चर में आपने 6 पार्टिकल पढ़े, वही 6 पार्टिकल हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म्ड क्वार्क, स्ट्रेंथ क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, वही 6 पार्टिकल है। उन 6 पार्टिकल के अलावा अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आवेश पढ़ रहे हैं, I3 का वैल्यू पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथनेस पढ़ रहे हैं, चार्मनेस पढ़ रहे हैं, टॉपनेस और बॉटमनेस। यहाँ पे देखो Q, I3 और S, यहाँ पे देखो Q, I3 और S, इन तीनों का वैल्यू तो आज तक अपन निकालते हैं। नया क्या है यहाँ पे, ये देखो चार्मनेस, टॉपनेस और बॉटमनेस, ये 3 नए हैं। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे। वैल्यू क्या आएगी यार, इतना वैल्यू तो अपन को याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखते हो, अगर याद करने की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविकता में यार ये बहुत ज्यादा बड़ा टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया जाए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया जाए, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आपको घर जाकर के देखने की भी आवश्यकता, मतलब घर तो बैठे ही हुए हो, क्लास को खत्म होने के बाद आपको रिवाइज करने की भी आवश्यकता इस टेबल को नहीं पढ़ने वाली, अगर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। ध्यान से सुनना। बात करें अगर आवेश की, तो आवेश क्या होता है वैसे, तो बोले सर आवेश होता है अपना 2/3, और फिर डाउन के लिए और उसके स्ट्रेंथ के लिए -1/3, -1/3, मतलब अप के लिए होता है 2/3, अप के लिए होता है आपका 2/3, फिर इसके लिए -1/3, फिर स्ट्रेंथ के लिए भी -1/3। यही तो होता है अप के लिए, डाउन के लिए और चार्म्ड के लिए, ये तो आप जानते हो मेरे भाई। यहाँ पे क्या कर दोगे, चार्म्ड के लिए 2/3, इसके लिए टॉप वाले के लिए 2/3 और बॉटम वाले के लिए -1/3। कुछ समझ में नहीं आया ऐसा, मतलब आपको ये करना है कि अप क्वार्क के लिए आप सभी को पता है 2/3 होता है, स्ट्रेंथनेस के लिए भी आप सभी को पता है -1/3 होता है, और किसके लिए पता है आपको, डाउन के लिए भी पता है -1/3 होता है। आप इतना ध्यान रख लो कि अप के लिए 2/3 होता है, बाकी फिर एक -1/3, फिर उसके आगे वाला +2/3, फिर माइनस, यानी एक छोड़ करके एक एक, यानी एक 2/3 आ गया तो दूसरा माइनस का 1/3 आएगा, फिर उसके बाद वापस 2/3 आएगा, फिर वापस -1/3 आएगा, फिर 2/3 -1/3। और मेन लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, मेन लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि अप का, डाउन का और स्ट्रेंथ का तो आप जानते हो, तो अप डाउन स्ट्रेंथ तो आप यहाँ पे रख दो। फिर बात करें टॉप और बॉटम में, तो ऊपर कौन भाई, टॉप, तो टॉप में तो प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, बॉटम में माइनस वाली आ जाएगी। चार्म्ड और स्ट्रेंथ में बड़ा कौन, तो चार्म आएगा, तो चार्म में प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी और स्ट्रेंथनेस में आपकी माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं I3 की। I3 के बारे में अपन एक चीज जानते हैं कि I3 है ना, वो डबलेट पार्टिकल के लिए हुआ था आजकल, तो मतलब इससे पहले अपन ने I3 की वैल्यू 3 चीजों के लिए देखी थी। एक तो था आपका प्लस का 1/2 अप वाले के लिए, तो डाउन वाले के लिए था -1/2, और फिर स्ट्रेंथ के लिए था 0।
सेम वही काम करना है। अप वाले के लिए आप कर दो प्लस का 1/2। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। आपके I3 को अप वाले और डाउन वाले के अलावा किसी और से मतलब भी नहीं है। अप वाले के लिए हो जाएगा प्लस का 1/2, डाउन वाले के लिए हो जाएगा माइनस का 1/2, और बाकी सबको क्या कर दो मेरे भाई, जीरो कर दो। बाकी सबको क्या कर दो, इधर से जीरो कर दो। अप के लिए प्लस 1/2, डाउन के लिए माइनस 1/2, और बाकी सबके लिए क्या कर दिया अपने, जीरो कर दिया। ये आपके I3 का वैल्यू हो गया। क्या आपका क्या हो गया, I3 का वैल्यू हो गया। अब अपन किसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रेंथनेस के बारे में बात करते हैं। यहां पे देखो, अब मेन जो चीजें थी वो इन दो में ही थी। मेन जो चीज है ना वो दो ही हैं आपकी, आवेश और I3। बस इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द हैं मेन जो दो कंसेप्ट हैं, वो यहीं पे लगेंगे। बाकी सब कुछ चीजें लल्लू है, बाकी सब कुछ चीजें क्या है, लल्लू है। अब देखो स्ट्रेंथनेस की बात करें, जैसे कि अपन इससे पहले जो क्वार्क संरचना आपने पढ़ी, जो क्वार्क पार्टिकल आपने पढ़े, जो क्वार्क टेबल आपने जो पढ़ी, इसमें आपने देखा था कि स्ट्रेंज वाले पार्टिकल को स्ट्रेंजनेस से मतलब था, बाकी किसी जो स्ट्रेंज क्वार्क था, इस स्ट्रेंज क्वार्क को स्ट्रेंजनेस से मतलब था, और ये दोनों भिड़ के -1 वैल्यू अपन को दे रहे थे। बाकी सबके लिए ये जीरो था। बाकी सब कौन कौन थे, अप क्वार्क था और डाउन क्वार्क था, और तो कोई था नहीं। तो स्ट्रेंज वाले को सिर्फ स्ट्रेंजनेस से मतलब है, बाकी सब इसके लिए क्या हो जाएंगे मेरे भाई, जीरो हो जाएंगे। बाकी सब इसके लिए क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले। इसको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ किससे, आपकी स्ट्रेंजनेस से। मतलब स्ट्रेंजनेस को स्ट्रेंजनेस वाले के सामने तो कर दोगे -1, और बाकी सब क्या होने वाले हैं, जीरो। मतलब इसको बाकी किसी से मतलब तो है नहीं, तो सबके लिए वैल्यू इसकी हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चार्मनेस की। चार्मनेस क्या होता है, टॉपनेस क्या होता है, बॉटमनेस क्या होता है, इन तीनों के बारे में बात करें। बात करते हैं चार्मनेस की। चार्मनेस क्या है, सी, ये कैपिटल सी है, यहां पे जो सी है वो स्मॉल सी है। भले दिखने में बड़ा होगा लेकिन ये है कैपिटल, ये है स्मॉल। चार्मनेस को भी जिस प्रकार से स्ट्रेंजनेस है ना, चार्मनेस को भी सिर्फ चार्म वाले पार्टिकल से मतलब है। चार्मनेस को सिर्फ चार्म वाले क्वार्क से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो चार्म का चार्म के सामने वाले को देख लो, उसका वैल्यू आ जाएगा आपका +1। चार्म का चार्म वाले के सामने वैल्यू आ जाएगा +1, और बाकी सब क्या होने वाले हैं इसके लिए, जीरो। इसको बाकी किसी से मतलब नहीं है। मतलब चार्म वाले को चार्म से मतलब है, स्ट्रेंज वाले को स्ट्रेंज से मतलब है। क्योंकि स्ट्रेंज एक अकेला पार्टिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 में। बाकी इन सब की वैल्यू आएगी +1 में। बात करें टॉपनेस की, टॉपनेस में कैपिटल टी और स्मॉल टी। टॉपनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो टॉपनेस टी के साथ जुड़ेगा तो क्या वैल्यू देगा भाई, +1 वैल्यू देगा, और बाकी इसको किसी से मतलब नहीं होगा, तो सबके लिए वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। सबके लिए वैल्यू क्या होने वाली है मेरे भाई, सबके लिए वैल्यू होने वाली है ये लो, जीरो। ठीक इसी प्रकार से अपन बात करते हैं बॉटमनेस की। और बॉटमनेस को सिर्फ बॉटम वाले से मतलब है। बॉटमनेस को सिर्फ बॉटम वाले से मतलब है, इसको किसी और से मतलब है नहीं। अगर किसी और से मतलब नहीं है तो बॉटमनेस का बॉटमनेस वाले के लिए वैल्यू आएगा +1, और बाकी सब क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। बाकी सब क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और इसी के साथ आपकी अन्य जो क्वार्क कणों की सारणी होती है वो समाप्त होती है। अन्य क्वार्क कणों की सारणी के साथ साथ आपकी यूनिट भी समाप्त होती है, खलास होती है। यहां से आप मान के चलेगा 12 नंबर कंप्लीट हो गए आपके। 33 में से 12 नंबर का पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है। और 12 नंबर, और कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आता है 9 मार्क्स, यानी मिनिमम की बात करें तो यहाँ से 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, और मैक्सिमम आपके 12 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। एक लेक्चर और लेना है इस पे, जिसमें अपन बात करेंगे जितने भी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बच गए जो अपने क्वार्क में। ये क्वार्क वाले तो सभी न्यूमेरिकल्स अपन ने कर ही लिए, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं। एक अपना जो कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन लॉ में अपने दो प्रकार के कंजर्वेशन लॉ पढ़े थे, एक तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, और एक अपना जो सन्निकटन संरक्षण नियम था। दो ही थे, एक तो यथार्थ और एक सन्निकटन। तो यथार्थ और सन्निकटन संरक्षण नियमों के मेरे ख्याल से सारे ही अपने अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखे, और वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उनको एक लेक्चर में अपन उनको क्लास कर देंगे। और बाकी आज ये यूनिट कंप्लीट है मेरी ओर से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।